पिछले वाले क्लास में हम लोगों का जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग शुरू कर चुके थे। उस चैप्टर को, हालांकि ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम लोग कल शुरू तो किए थे, शुरू करने के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ आगे पढ़े भी थे, है ना। जैसे यदि हम लोग थोड़ा सा क्विक डिवीजन करना चाहें तो लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले लिए थे हम लोग। अच्छा युवराज, एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट का स्पीड है किसमें? एयर में। और इस क्लास में हम लोग 3 मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला मीडियम हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में, दूसरा मीडियम होगा हमारा वाटर, और तीसरा मीडियम होगा हमारा ग्लास। यानी कि 3 ही मीडियम के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल स्टडी मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली जब हमारा लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा के उसी सेम मीडियम में चला जाए, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारा 2 है। पहला आपने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। पहला ये था हमारा। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पर आके मीट करेगा, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अच्छा एक चीज हमने आपको इसमें और बताया था, जो लाइट हमारा जा रहा होता है टकराने के लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, उस लाइट रे को हम लोग क्या नाम देते हैं? जो जा रहा होता है इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रहा होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा एक बात हमने और बताया था आपको, क्या नॉर्मल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है क्या? नॉर्मल जैसा कुछ नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन है। फिजिक्स की दुनिया में और खास करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की दुनिया में उसको हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं इस प्रकार का, सॉरी कुछ इस प्रकार का हमने कल बनाया था डायग्राम, और इस बीच में हमारा क्या होता है? एक नॉर्मल, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हमारा नॉर्मल था। ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है ताकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिवाइड कर सको। आप बता सको कि इधर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इधर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए हम लोग नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़े थे? याद कीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद फिर क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर हमारा 2 प्रकार का है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। और हमने आपको बताया भी था कि हमारा स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। आप सिंपली एक स्फेयर लो, स्फेयर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप क्या कर लो, एक आप फुटबॉल ले लो या फिर आके एक बॉल ले लो, उसको आप क्या करो, बीचों बीच इस तरीके से काट दो। काट दिया आपने, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा होता है कॉनकेव मिरर। और इसमें आपने पढ़ा था कि इधर इसका क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और ये वाला हमारा कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिश सरफेस किधर होता है? अंदर की ओर। ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। क्या कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद यानी कि ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर और ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था, याद कीजिए। याद आ गया? चलिए, ये हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था डिफरेंट पार्ट्स। स्फेरिकल मिरर्स का अलग अलग पार्ट भी हमारे होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, है ना, अपर्चर, इन प्रकार के चीज़ों के हम लोग देखे हुए थे। चलिए इतना आप जान चुके हैं तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये एक छोटा सा रिवीजन करना बहुत ही जरूरी था ताकि आपको पीछे का भी याद रहे और जब हम लोग आज आगे पढ़ने वाले तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए ध्यान से। और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग जो है ना इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज से हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास को करने के लिए आपके पास 3-4 चीज होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला आपके पास ये कॉम्पास होना चाहिए, ये वाला। थोड़ा सा ये आप कोशिश करेंगे कि यदि आपके पास ये कॉम्पास है तो ये जो इसका है ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, मतलब कि इजिली या ऐसे ना हो जाए, थोड़ा टाइट हो तभी हमारा डायग्राम अच्छी तरीके से बन पाएगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा यदि ढीला है तो उसको आप टाइट कर लो, इसके लिए मिलता है टाइट करने वाला, उसको टाइट कर लो। पहला आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए, बढ़िया सा पेंसिल। उसके बाद आपके पास एक इरेजर होना चाहिए और एक शार्पनर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पेन तो होगा ही,
स्किल होना चाहिए। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो डायग्राम हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं उसको पेन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन पेंसिल से आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यदि कहीं पर गलती हो गया तो आप उसको मिटा के सुधार भी सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बेसिकली टॉपिक हमारा आज का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। अभी यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का चार केस बनाएंगे। ठीक है, समझिए पहले ये थोड़ा सा पहले हालांकि इसका जो मेन पार्ट है वो लगभग 15-20 मिनट के बाद शुरू होगा। उसके पहले आपको यहाँ पे बेसिकली अभी आपके एनसीईआरटी बुक में भी वो चीज़ है, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का चार केस आपको इसमें बताया जाएगा। और अभी जो हम इसमें केस बताने वाले हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में लगभग ना के बराबर पूछा जाता है। तो फिर एग्जाम में पूछा क्या जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा बेसिकली आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें कि 6 केस आपको पढ़ने हैं और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपका न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें 2 ही केस हमारा होता है। खैर आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले 4 केस कॉनकेव कर लेंगे और 4 केस हम लोग कॉन्वेक्स कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे हम ना ही स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कॉम्पास का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इरेजर, ना ही पेंसिल, ना ही शार्पनर, क्योंकि बोर्ड पे कॉम्पास से बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि नहीं? आप कैसे इससे बोर्ड पे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो जो चीज़ हम यहाँ पे अपने फ्री हैंड से बनाएंगे, आप लोग इसी चीज़ को बहुत ही सावधानी के साथ अपने कॉपी में कॉम्पास की मदद से बनाएंगे। ठीक है, चलो अब आपका ध्यान थोड़ा सा इधर होना चाहिए। सबसे पहला केस आप देखिए यहाँ पे। चलिए, कोई बता सकता है कि ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। वेरी गुड। उसके बाद ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। उसी प्रकार ये भी हमारा कॉनकेव है और ये भी हमारा कॉन्वेक्स है। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद यहाँ पे आओ, ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, आगे ये हमारा कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स। बहुत अभी इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले 1 2 2 2 4 हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, और ये तीसरा, और ये चौथा। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इधर हमारा इसका क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस होता है। ये आपको बार बार दिखाना पड़ेगा, याद रखिएगा। जब जब आप कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर को बनाएंगे तब तक आपको पॉलिश्ड सरफेस दिखाना पड़ेगा। हो गया? इसमें भी आप कर लो। सारा काम एक बार में कर देते हैं, उसके बाद जो बताने वाला काम है वो एक बार में बताते हुए चले जाएंगे। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और जिधर हमने नहीं किया वो हमारा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। ये जो हमने ऐसे किया है ये आप इसको कॉम्पास से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा कॉम्पास नहीं है तो इसलिए हम लोग इसको फ्री हैंड से किए हुए हैं। आप लेकिन इसको कॉम्पास से करेंगे, और हमेशा इस्तेमाल करेंगे इस चीज के लिए आप पेंसिल का। चलिए आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद चलिए बताइए तो जरा, ये हम जो यहाँ पे खींचने जा रहे हैं ये क्या है? ये जो हमने लाइन खींचा ये क्या है? बताइए जल्दी। नहीं नहीं, ये लाइन, लाइन लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। और ये वाला भी हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस को याद कीजिए, हम क्या कर सकते थे? दोनों तरफ अपने सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे जानबूझ के एक एक पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आप पिछले वाले क्लास को आप रिवाइज भी करते चलिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता था, पोल। ये भी पोल, पोल यानी कि कैपिटल पी से हम लोग इसको डिनोट करते थे। बहुत कुछ याद आ रहा होगा पीछे वाले क्लास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे देखिए, फिर यहां पे हमारा एक पॉइंट होता था जिसके थ्रू हमारा ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता था। उसको हम लोग क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। इसका मतलब ये हो गया हमारा कैपिटल सी। यहां पे भी होगा हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अच्छा हाँ, चलो पहले इसका बना लेते हैं, कॉनकेव का। हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर की ओर या उधर की ओर, राइट की ओर होगा, क्योंकि इधर हम लोग रखेंगे तभी तो हमारा ये वाला बन पाएगा। चलिए तो आप सपोज करो कि ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप सपोज कर लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पे सपोज कर लो और इसका यहाँ पे सपोज कर लो। हो गया। अच्छा, क्या जब आप लोग बनाएंगे तो क्या अपने मन से कहीं पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देंगे? नहीं, आप लोग सेंटीमीटर से मेजर कर लीजिएगा। जैसे पोल से लेकर 10 सेंटीमीटर आप मेजर कर लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे दो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप कितना कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर। या फिर आप चाहो तो 14 सेंटीमीटर कर लो, क्या आप चाहे तो फिर 12 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। आगे अब एक और बात आप जानते हैं, इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक और पॉइंट हमारा होता था। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते थे, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, दोनों कहा जा सकता है। प्रिंसिपल फोकस बोलो या फिर सिंपली फोकस बोलो। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा एफ। अब इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ, और ये भी हमारा एफ। और हमने याद कीजिए, हमने जो कहा था आपको पिछले वाले क्लास में, अच्छा हमने पिछले वाले क्लास में किस मिरर का एग्जांपल लेके सब चीज समझाया था, कॉनकेव का। और हमने क्या कहा था कि जो चीज कॉनकेव के साथ लागू होगा वो चीज कॉन्वेक्स के साथ भी लागू होगा। याद आ गया मेरा बात। चल आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा एक बात बताइए, अब आपने इसको कंपास से बना दिया, ठीक है, इसको आपने स्केल से पूरा खींच दिया, ठीक है, आपने सी से लेकर पी तक का दूरी 12 सेंटीमीटर मान लिया आपने, या फिर 14 या फिर 16 या फिर 18, तो यह फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए? चलिए मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, 6 पे होना चाहिए। ये भी हमारा 6 पे होना चाहिए, ये भी हमारा 6 पे और ये भी 6 पे, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी देखने में एक्यूरेट लगता है, कॉपी थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ऐसा नहीं कि पेंसिल उठाए अपने हाथ से बना दिया, नहीं, वो तो हम करेंगे ना अभी यहाँ पे केवल, क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, तो हम करेंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर पी से लेकर सी तक का दूरी, इसमें भी आप 12 मान लो, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा फोकस, यहाँ पे इसका हो जाएगा फोकस, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पे फोकस, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पे फोकस, बस बात खत्म। चलिए अब हमारा असल काम चालू होता है, असल काम हमारा यहीं से चालू होता है। चलिए अब आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहला इसमें ना अलग अलग प्रकार का केस आपको बताया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला आप एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है ना दोनों मिरर में सबसे पहले लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब क्या, कि बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का परछाई किस पे पड़ रहा है, हमारे इस मिरर पे पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? चलिए तो इसका डायग्राम यदि हम लोग बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से, आपको सपोज करना है कि ये जो लाइट हमारा आ रहा है, ये लाइट हमारा कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। मतलब कि यहां पे हमारा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, इसके सामने में बहुत दूर में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि एक पेड़ रखा हुआ है, बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या आपको मालूम है एग्जैक्ट कितना? नहीं, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, आप उसको पता भी नहीं कर सकते कितना दूर है, ठीक है। तो बहुत दूर में कोई एक पेड़ रखा हुआ है, उस पेड़ का परछाई इस पे पड़ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। अब वो परछाई इस पे पड़ के ये फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। किसके थ्रू पास हो जाएगा?
फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें गौर करेंगे कि जो डायग्राम यहाँ पे हम बनाने वाले हैं वो सेम का सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, बताना चाहेंगे इसमें क्या है, बहुत कुछ बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। उसके बाद यहाँ पे आपको, अच्छा एक बार बताइए, क्योंकि आपने ड्रॉ कर लिया है तो चलो मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है और हम उसको पूछ ही लेते हैं। ये वाला लाइट रे हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है और ये टकरा के फोकस के थ्रू ये पास हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला लाइट रे हमारा क्या कहलाएगा, कौन सा? इंसिडेंट रे, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में हमारा एक क्या होता था, नॉर्मल होता था। तो उस नॉर्मल को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आप बताइए दोबारा हमको, यहां पे कौन सा एंगल बनेगा और यहां पे एंगल कौन सा बनेगा? ऊपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल के साथ मिलके वो एंगल बनाएगा, तो इंसिडेंट रे। और इसमें हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस बात खत्म, आगे बढ़िए फिर। अब यही चीज हमारा कॉनकेव में हुआ, इसी चीज को हमको कॉन्वेक्स में करना है। ठीक है, चलिए कॉन्वेक्स में कैसे होगा देखिए ध्यान से। इसमें भी हमारा लाइट रे आपको मानना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि बहुत दूर से हमारा लाइट रे आ रहा है। और बहुत दूर से जब हमारा लाइट रे इसमें आ रहा है ना, तो ये टकरा के वापस चला जा रहा है। ये अंदर की ओर नहीं आ रहा है, समझिएगा ध्यान से, ये अंदर की ओर नहीं आ रहा है, बल्कि ये यहां पे टकराया और ये इधर वापस चला गया। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर आपने ये वाला लाइन जो है डॉट डॉट करके अपने फोकस के साथ क्यों मिलाया, है ना? देखिए यहाँ पे आपको हमेशा इस बात को याद रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे यहां से आया और चला गया फोकस के पास, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे हमारा आ रहा था इन्फिनिटी से, आ रहा था और वो फोकस के पास चला गया। आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इसमें वो टकरा के वापस चला जाता है, तो इसको दिखाने के लिए ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है, क्या वो हकीकत वाला है क्या? नहीं, वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इंसिडेंट रे हमारा जो आ रहा था इन्फिनिटी से, वो यहाँ पे टकराया और इधर आ रहा है, आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो टकरा के ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में क्या होगा फिर? नॉर्मल होगा। तो इस नॉर्मल को हमको खींचना है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो बेसिकली आप इसको ऐसे मिला सकते हो, हमसे यदि थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो मैनेज करना है, क्योंकि आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल। और अब बताइए जरा, इंसिडेंट रे कहां पे बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा हमारा इंसिडेंट रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म, पहला वाला केस दोनों में कंप्लीट। आगे बढ़िए फिर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़िए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारा लाइट रे डायरेक्टली फोकस से पास होगा, डायरेक्टली। इसमें हमारा इंसिडेंट रे कहां से आ रहा था? इन्फिनिटी से आ रहा था। ये वाला इंसिडेंट रे जो अभी हम लोग खींचेंगे, ये भी कहीं से आ रहा होगा, लेकिन ये वाला इंसिडेंट रे हमारा डायरेक्टली फोकस से पास होगा। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। ये इंसिडेंट रे हमारा फोकस के थ्रू होके, मान लो यहां पे ऐसे गया, और ये अब धीरे धीरे हमारा जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे कि डायरेक्टली जब फोकस से हमारा इंसिडेंट रे पास होता है, तो वह बाद में जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला लाइन हमारा, तो ये हमारा इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू यहाँ पे गया, टकराया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में अब हमारा होता क्या है? नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल कहां से कहां खींचेंगे बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां हमको खींचना पड़ेगा। चलिए खींच लेते हैं, जरा देखिए ध्यान से।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा बताइए। यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हमारा इंसिडेंट रे था, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। बस बात खत्म। अब इसी चीज को कॉन्वेक्स मिरर के साथ किया जाए। चलिए जरा देखिए ध्यान से, इसमें देखो जरा ध्यान से, इसमें भी ना देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए पहले, इसमें भी इंसिडेंट रे जो है ना हमारा बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा, लेकिन आने के बाद वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, यानी कि ये हमारा इंसिडेंट रे आएगा, आपको ऐसा लगेगा ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आया और ये सीधा जाके हमारा फोकस के साथ मिल गया, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल हमारा टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये हम कुछ अलग से नहीं बना रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, बस समझा हम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये बिल्कुल हमारा इंसिडेंट रे आया और ये जाके हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये हमारा पैरेलल हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट रे हमारा यहाँ पे आया और फोकस से जाकर टकरा गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा टकराता नहीं है। आगे बढ़िए। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल को हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचना है। चलिए खींच लीजिए। यहाँ पे मान लो यहाँ पे आया, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म। चलिए आगे बढ़िए। फिर ये वाला अभी पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद पूरा इसका कंक्लूजन देंगे एक बार में। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर केस नंबर 3, इस वाले केस में इंसिडेंट रे हमारा डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसमें हमारा लाइट रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। लाइन यदि थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, और बताइए क्या इस वाले इंसिडेंट रे में जरा सा भी डेविएशन आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ और टकरा के उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, इसमें जरा सा भी डेविएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये इंसिडेंट रे जरा सा भी मोड़ेगा नहीं, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसका मतलब इसका इंसिडेंट रे ही आपस में रिफ्लेक्टेड रे का काम कर देता है। बहुत समझा रही है बात। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, यदि आपसे इसमें कोई पूछ दे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये टकरा के वापस जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो अब आपसे इसमें कोई पूछे कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन रहा है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि इसमें नॉर्मल हम लोग नहीं खींच सकते। नॉर्मल कहाँ से खींचते थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे कैसे पूछा जाता है वो हम पूरा चीज बताएंगे, लेकिन हम बीच में आ गया तो, हालांकि अभी लिखने के बाद हम पूरा बताएंगे, एक बार कंक्लूजन बताएंगे इसका, लेकिन बीच में आ गया तो बता ही दीजिए आप जरा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बिल्कुल आसान जवाब है 90 डिग्री। क्यों होगा, क्यों होगा, रीजन भी बताओ ना। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का दोनों 0 डिग्री होगा, क्योंकि जरा सा भी डेविएशन देखने को मिल ही नहीं रहा है, और जब डेविएशन है नहीं तो एंगल बनेगा नहीं। एंगल हमारा कब बनता है? जब दो रे आपस में कुछ इस प्रकार का हो। यदि मान लो ये एक रे है, ये एक रे है, तो जब यहाँ पे दोनों में कुछ झुकाव है ना, तो कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ झुकाव है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का दोनों 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर अब उसका वाला भी हमारा डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। इसमें भी हम लोगों को डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट लेकर जाना है इस वाले रास्ते से, और इसका एक इमेजिनरी लाइन आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेकर जाओ। यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसमें लाइट जलाओगे ना ऐसा, तो आपको लगेगा कि लाइट जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। जिस रास्ते से आपने लाइट को भेजा उसी रास्ते से लाइट हमारा वापस मुड़ जाएगा।
तो इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बिल्कुल जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लास्ट केस हमारा इसमें बच रहा है ये वाला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इंसिडेंट रे डायरेक्टली लेकर जाएंगे पोल पे, डायरेक्टली पोल पे, और जैसे ही पोल पे हमारा इंसिडेंट रे टकराएगा वैसे ही वापस कुछ इस प्रकार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, तो ये हमारा कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, अब जरा हमको आप यहाँ पे एक बात बताएंगे, यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे को डायरेक्टली पोल के पास लेकर गए, टकरा दिया वहां पे, और ये वापस चला गया। तो यहाँ पे हम नॉर्मल कहाँ पे खींचेंगे बताइए? यहाँ पे तो नहीं खींच सकते थे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही खींचना पड़ता था हमको नॉर्मल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं खींच सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल कहाँ पे खींचे जरा बताइए? कॉमन सेंस, नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाले केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम कर रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें? आप इसको कुछ इस प्रकार से समझो, ऐसे है और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्या कुछ इसी प्रकार का ये है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से केस में, यानी कैसे पूछेगा, हमारा कॉनकेव मिरर के केस में कब प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल के तरह बिहेव करता है? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? तब करता है जब इंसिडेंट रे डायरेक्टली हमारा किस पे पड़े? पोल पे पड़े। देखो सवाल यहाँ पे पूछने का तरीका देखो बस। सीबीएसई क्या आपको लगता है कि सिंपली ये डायग्राम पूछेगा? नहीं, ये डायग्राम तो कोई भी बच्चा बना के प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में बैठ जाएगा। क्या समझ रहे बात को? कोई भी बच्चा इस डायग्राम को देखेगा, सॉल्व करेगा और जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाएगा। तो क्या सेम टू सेम डायग्राम सीबीएसई पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। सीबीएसई इतना बुर्बक थोड़ी है, वो बीच बीच से सवाल कुरेद के पूछता है इस तरीके से। क्या यहाँ पे एक सवाल हमारा क्रिएट हो गया? सवाल यहाँ पे हमारा एक क्रिएट ये हो गया कि कॉनकेव मिरर के केस में कब नॉर्मल के तरह हमारा बिहेव करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर कॉनकेव मिरर के केस में कब प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल के तरह बिहेव करता है? तब करता है जब हमारा इंसिडेंट रे डायरेक्टली किस पे पड़े? पोल पे पड़े। बस बात खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर ये वाला इसमें भी हमारा सेम चीज है, इसमें भी, अच्छा इसको मिटा दो, इसमें भी हमारा इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे पड़ेगा और इसमें भी हमारा ये बिल्कुल सीधा इधर आ जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? नॉर्मल के तरह बिहेव कर रहा है। बस बात खत्म। चलिए अब ये चार डायग्राम, यानी कि कॉनकेव का आपने चार डायग्राम बनाया, कॉन्वेक्स का आपने चार डायग्राम बनाया, डायग्राम बन गया, आप समझ भी गए चीजों को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम कंक्लूजन निकालते हैं और बहुत सारे सवाल हम लोग यहाँ से अभी क्रिएट करेंगे अपने से। ठीक है, चलिए केवल पढ़ लेना बना लेना काफी नहीं होता है, इसका समझना पड़ता है। देखा जाए अब ध्यान से, सबसे पहला बात, जो भी डायग्राम अभी आपने यहाँ पे बनाया है कॉनकेव का चार और कॉन्वेक्स का चार, ये डायग्राम सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि ये सारा का सारा चीज जो है ना एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, किसको लेकर? मिरर के फॉर्मेशन को लेकर, जो भी आप आगे पढ़ेंगे। यानी कि अभी जो हम आपको कॉनकेव मिरर का 6 केस बताएंगे इमेज बनाने का, उसमें पूरा का पूरा ये चारों का चारों केस हमारा इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से सवाल कभी भी सीबीएसई नहीं पूछता है, लेकिन इसके अंदर से कुरेद के सवाल निकाल के पूछेगा फिर। तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर क्या इसको नेग्लेक्ट कर दे या फिर इसको भी पढ़े? बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसका डायरेक्टली इस्तेमाल हमको किस में देखने को मिलेगा? मिरर के, सॉरी इमेज के फॉर्मेशन में, जो भी हम लोग पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। तो ये कभी नहीं पूछता है, लेकिन इसके अंदर से सवाल बड़ा एकदम कुरेद के पूछेगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसमें सवाल एक दो जो बहुत ही मशहूर सा सवाल पूछा भी गया है और हमको याद भी है, तो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जरा देखिए ध्यान से। इसमें ना 2-3 बातें तो पहले आप कॉमन तरीके से समझो। क्या देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये चीज याद रखने वाली चीजें हैं। आपसे समय हमेशा पहले समझिए, जब भी कॉनकेव मिरर के केस में, ध्यान से समझिएगा मेरे बातों को ध्यान से, जब भी कॉनकेव मिरर के केस में हमारा इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आए, वो हमेशा फोकस के थ्रू होके पास होगा। पहला बात, हर एक डायग्राम देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन हर एक डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा होता है।
इसका डायरेक्टली इस्तेमाल आपको तब देखने को मिलता है जब आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हमारा इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आए वो हमेशा किसके थ्रू पास होगा, फोकस के थ्रू पास हो जाएगा। पहला बात क्या हो गया हमारा। दूसरी बात, कॉनकेव मिरर के केस में पहले हम लोग कॉनकेव का बात कर लेते हैं पूरा, उसके बाद कॉन्वेक्स में चलेंगे, नहीं तो फिर दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हमारा इंसिडेंट रे डायरेक्टली फोकस के थ्रू पास होगा वो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। आगे बढ़िए फिर ये वाला, कॉनकेव मिरर के केस में जब भी इंसिडेंट रे हमारा डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा उसमें जरा सा भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्या डेविएशन देखने को मिला है? नहीं मिला है। आगे बढ़िए फिर, जब भी कॉनकेव मिरर के केस में इंसिडेंट रे हमारा डायरेक्टली किसके ऊपर पड़े, पोल के ऊपर पड़े, तो उस केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। ये पूरा का पूरा बात हो गया हमारा कॉनकेव मिरर का, ठीक है। आगे बढ़िए फिर, अब आ जाइए आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आप ये चीज गौर करोगे कि इसमें ना इमेजिनरी लाइन बहुत बनाया जाता है। देख रहे हो, इसमें नहीं है लेकिन 1 2 3 इसमें इमेजिनरी लाइन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि लाइन हमारा इंसिडेंट रे वाला वहां जा रहा है। आपको लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहां जाता नहीं है। तो जो आपको लगता है कि वहां जा रहा है उसको एक इमेजिनरी लाइन डॉट डॉट के थ्रू दर्शाया जाता है। तो इसमें आप पहले वाले केस में देखो, जब भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे हमारा इन्फिनिटी से आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फोकस के थ्रू पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो वहीं से टकरा के वापस चला जाएगा। ये पहला केस कॉन्वेक्स में। आगे बढ़िए फिर, जब भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे हमारा बिल्कुल फोकस के सीधा सीधे आए तो आपको लगेगा कि ये इंसिडेंट रे फोकस के पास जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में वो जाता नहीं है, वो यहीं से टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। अब उसमें आइए आप इस वाले केस में, कॉन्वेक्स मिरर के थर्ड केस में ये है कि जब भी इंसिडेंट रे आपको ऐसा लगे कि वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है, वो एक्चुअली में जा नहीं रहा होता है, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है हमारा इंसिडेंट रे, लेकिन नहीं, वो यहीं से टकरा के वापस आ जाएगा। तो जो आपको लगता है उसको बेसिकली हम लोग इमेजिनरी लाइन से डिनोट कर देते हैं। अब ये वाला केस में, ये वाला केस और ये वाला केस लगभग दोनों सेम लग रहा है ना। इसमें हमारा जब भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे पड़ेगा उस केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन सकता है इस वाले केस में। इसमें पूछेगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में जब हमारा इंसिडेंट रे डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनता है, कितना बनता है, 0 0 बनता है, क्योंकि जरा सा भी डेविएशन आपको देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बन सकता है हमारा, इसमें पूछा जाएगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा कब प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तब करता है जब दोनों के दोनों केस में इंसिडेंट रे डायरेक्टली किसके ऊपर पड़े, पोल के ऊपर पड़े, बस बात खत्म। और ये चारों का चारों चीज जो डायग्राम आपने पढ़ा अभी, इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली करेंगे अभी इमेज फॉर्मेशन में। कोई दिक्कत इसमें? बस इसमें आपको ये याद रखना है कि कहाँ से कहाँ हमारा लाइट रे पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, डेविएशन नहीं होगा, ये सब चीज आपको बस याद रखना पड़ता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिरर वाला। रिफ्लेक्शन जो टॉपिक हमारा है, चैप्टर हमारा 2 अलग हिस्सों में बटा हुआ, आपको मालूम है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। डिस्कस किया जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं।
आप टॉपिक लिखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर में जो हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें टोटल हम लोगों को 6 केस पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से अब इस चीज को आप समझेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे रिफ्लेक्शन टॉपिक के अंदर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और न्यूमेरिकल्स हमारा बेसिकली इसी के अंदर से आएगा जो भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो भी हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे उसको आप कोशिश करेंगे कि कॉम्पास, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल के मदद से बनाया जाए, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहला केस फर्स्ट, when the object is placed at infinity, when the object is placed at infinity, यानी कि पहले वाले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि बहुत दूर में रखा हुआ है, बहुत दूर, हमको नहीं मालूम कहाँ है, बहुत दूर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको बनाना है सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर। ये सारा का सारा काम आप कॉम्पास से करेंगे, ठीक है। इधर हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस और इधर हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका कौन सा पॉइंट कहलाता है, पोल। ये इसका आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका आप मान लो फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, जो भी आप कह लीजिए। और आप हमेशा ट्राई कीजिएगा, ट्राई क्या आपको करना ही है कि सबसे पहले इसको कॉम्पास से बनाया जाए पेंसिल की मदद से, और यहाँ से पोल से लेकर फोकस तक का दूरी जितना होगा उतना ही दूरी हमारा इधर भी होना चाहिए, आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। तभी हमारा डायग्राम बिल्कुल सटीक बनेगा। और यदि हमसे यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो वो हम आपको बता देंगे कैसा बनेगा, यानी कि थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत हो जाए तो, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि सही बना जाए, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए फिर, क्योंकि हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। हमारा ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे हमारा कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है पहले वाले केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर में रखा हुआ है, वहां से उसका जो छवि है यानी कि उसका जो शैडो है वो हमारे इस रिफ्लेक्टिव सरफेस से पड़ रहा है। तो लाइट रे हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है। इसको दर्शाने के लिए बहुत सारा लाइट रे लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग ऊपर में 2 ले लेंगे और नीचे में भी हम लोग 2 ले लेंगे समझने के लिए। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है। आगे बढ़िए फिर, अब ये हमारा यहां से टकरा के फोकस के थ्रू पास होगा, ये वाला भी टकरा के हमारा फोकस के थ्रू पास होगा, ये वाला भी टकरा के फोकस के थ्रू पास होगा, और ये वाला भी टकरा के फोकस के थ्रू पास होगा। यानी कि सारा का सारा रे कहां से पास हो रहा है, टकरा के फोकस के पास टकरा के पास हो जा रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम हमारा इसका ये कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछे कि ये इंसिडेंट रे जो है हमारा कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर इमेज रखा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहां से आ रहा है इसका रोशनी। चलिए अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको सबसे पहले यू लिखना पड़ता है। हालांकि
ये चीज़ अभी हमको नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और न्यूमेरिकल्स में पूरा का पूरा यही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है अभी हम बताएंगे, पहले समझिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद अच्छा, इसको ना पहले समझा जाए क्या है। चलो इसके बाद पहले वही लिख लो क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इसमें आप लिखो फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, चलिए जो यहां पे बता रहे हैं पहले ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ था, पहला बात बताइए, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारा बन रहा है वो यानी कि सारा लाइट रे टकरा के कहां पे आगे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, यानी कि हमारा इमेज भी कहां पे बन रहा होगा, फोकस पे बन रहा होगा। ठीक है, तो इमेज का पोजीशन क्या है, यानी कि इमेज कहां बन रहा है हमारा, फोकस पे बन रहा है। तो सिंपली आप लिखेंगे एट एफ, लिख दो बस, काम चल जाएगा हमारा। आगे बढ़िए फिर। साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कैसा दिख रहा है आपको, स्मॉल, बहुत एकदम बिंदु टाइप। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड वर्ड इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मतलब समझे कि बहुत ही सांकड़ा, बहुत ही छोटा। ठीक है, इसके लिए आप दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, बता देते हैं। पहला है इसके लिए हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आप मेरे तरफ से ले लो, पॉइंट साइज्ड, एकदम पॉइंट साइज्ड। जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप वो लिख दो। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। ये जो इमेज बन रहा है इस इमेज का नेचर कैसा है, नेचर मतलब कि रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, कैसा, ये आपको बताना पड़ेगा। हालांकि अभी देख के मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको समझिए, ये हमारा इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल मतलब कि ये जो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा, इस इमेज को आप स्क्रीन पे उतार भी सकते हो, प्लस ये इमेज हमारा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा होगा। समझेगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड मतलब कि मान लीजिए यदि यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी में एक पेड़ रखा हुआ था, तो यदि वो पेड़ सीधा है तो इसका इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। समझ रहे बात को, चलो किसमें, हाँ बेसिकली वही चीज। तो ये होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। अब सर ये क्या लिखा आपने, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब यहाँ पे ना हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसको बताने से पहले, हालांकि जो भी बताएंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में हम उसको बताएंगे, लेकिन दोबारा आप इस चीज को समझिए। याद कीजिए आप अपना क्लास 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक चीज पढ़ा था और हमने आपको पढ़ाया भी था, ये होता था हमारा y, ये y डैश, ये o, ये x डैश, और ये हमारा x होता था। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा पोल है ना, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ओरिजिन के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि O के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब आपको मालूम था कि इधर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा, इधर होता है -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव और ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव होता है। तो अब आप हमको यहाँ पे इस चीज को देखिए, बताइए, ये जो, हाँ एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना है, ये जो पॉइंट P है हमारा, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ओरिजिन के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि ये सारा का सारा जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है वो किस साइड है, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए हमको, अच्छा यहाँ पे U क्या है, U, V और F, ये तीनों का तीनों ना हमारे मिरर फॉर्मूला का हमने लिया है, वो आगे चल के आपको बताएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आप फिलहाल आप ये हमको यहाँ पे बताइए। हालांकि U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कितने दूर है किससे, पोल से, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट हमारा कितना दूर रखा हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से। और भी हमारा होता है इमेज हमारा कितना दूर है पोल से। देखो ये u
ऑब्जेक्ट के लिए, भी इमेज के लिए, यानी कि यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है, किससे, पोल से। भी मतलब इमेज, इमेज हमारा कितना दूर है, किससे, पोल से। और एफ का, स्मॉल एफ का मालूम है आपको मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, कहां से कहां तक का दूरी, पोल से फोकस तक का दूरी हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए अब बताइए हमको यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि यू जो है हमारा, वो किधर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड रखा हुआ है या पॉजिटिव साइड रखा हुआ है। नेगेटिव साइड रखा हुआ है यानी कि इधर हम लोग पूरा बात कर रहे हैं ना, ओ मतलब कि पी, यहाँ पे पी हमारा ओरिजिन के जैसा बिहेव कर रहा है और सारा का सारा हमारा काम जो है अभी वो नेगेटिव साइड हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा किधर रखा हुआ है, नेगेटिव साइड रखा हुआ है। तो यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हमारा इसमें हो जाएगा नेगेटिव। हालांकि यू का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन अभी फिलहाल आप समझिए कि यहाँ पे हम लोग यू बेसिकली बात कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव की तरफ रखा हुआ है या पॉजिटिव की तरफ रखा हुआ है। तो यू हमारा नेगेटिव की तरफ है। भी मतलब इमेज, इमेज हमारा किधर बन रहा है, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ ही बन रहा है, यानी कि हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये भी किधर ही आता है, नेगेटिव की तरफ ही आता है। तो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव। एफ, फोकल लेंथ भी हमारा नेगेटिव ही है, क्योंकि इसके इधर हमारा पॉजिटिव होगा ना, इधर के इधर से इधर, यानी कि पोल के इधर तो हमारा सब नेगेटिव है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होगा, जरा बता सकते हैं कोई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के दूरी को हम लोग कहते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये तो नेगेटिव की तरफ है, तो ये भी हमारा इसमें हो जाएगा नेगेटिव। और ये सबका सब चीज आपको याद रखना है, और याद रखना बड़ा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला वाला केस जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के इस सी के पहले रख देंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे बेसिकली 6 प्रकार के पोजीशन को चेंज करने हैं, तभी हम लोगों का 6 प्रकार का इमेज बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप केस नंबर 2 लिखिए। केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट, और ये सारा का सारा काम आप लोग पेंसिल, इरेजर, कॉम्पास इन सब से करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के कहां रख दे रहे हैं, सी के आगे रख दे रहे हैं। अच्छा, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे, बियॉन्ड का मतलब आगे, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए बता दे रहे हैं। बियॉन्ड का मतलब आगे, बिहाइंड का मतलब पीछे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाएंगे, इस सी के आगे रख देंगे। ठीक है, चलिए जरा बनाया जाए इसका डायग्राम। सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, और ये हो गया इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया इसका, और ये क्या है इसका जरा बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस है, वेरी गुड। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है सी, और ये किसका है, ये किसका है, ये फोकस है। चलो हम लोगों को इस बार ऑब्जेक्ट रखना कहाँ पे है, पहले आप हमको ये बताइए। ऑब्जेक्ट हम लोगों को रखना है सी के पहले, यानी कि आप सी के पहले कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो। मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल सीधा रहता है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसमें अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहला रे हम लोग लेकर जाएंगे, बिल्कुल मिरर से टकराएंगे, टकरा दिए, और इसको पास करना है फोकस से। ठीक है, फोकस से पास कीजिए। देखो इमेज बनाने का जो तरीका है आपके एनसीईआरटी बुक में अलग अलग दिया गया है, लेकिन हम एक ही तरीका आपको बताएंगे और उसी तरीके से सारा इमेज हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर यहाँ पे हमारा सी के पहले ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसके एक लाइट रे को हमने यहाँ से टकराया और इसको वापस लेकर आ गए फोकस से। इसका दूसरा लाइट आपको डायरेक्टली
फोकस से पास करना है, डायरेक्टली फोकस से। यहां पे गया, और याद कीजिए वो 4 केस जो हमने पहले बताया था, जब हम लोगों का कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरता था तो वो किसके पैरेलल हो जाता था? नहीं, पैरेलल होता था प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या उसका इस्तेमाल हमको इसमें देखने को मिला? बिल्कुल देखने को मिला, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां पे हमको ये जो है बिल्कुल पैरेलल साबित करना है। अब बताइए, दोनों का दोनों लाइन हमारा कहां पे टकराया? यहां पे टकराया ना, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा, और इमेज हमारा कैसा बनेगा? बिल्कुल उल्टा बनेगा। अब जब आप लोग अपने स्केल से इसको करोगे ना, तो हो सकता है कि किसी का इमेज यहाँ पे बन जाए, किसी का इमेज यहाँ पे बन जाए, किसी का बिल्कुल बीचों बीच बन जाए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस इन दोनों के बाहर नहीं बनना चाहिए, इन दोनों के बीच में बनेगा, चलेगा। बीच में, बीच मतलब क्या? बिल्कुल सेंटर। देखो 2 वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बिटवीन और सेंटर। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी, और सेंटर का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में हमारा, यानी कि बिटवीन कहीं भी बन सकता है। तो अब ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घबराना नहीं है, जब आप लोग बनाओगे तो ये इमेज हो सकता है कि आपका यहीं पे कट कर जाए, दोनों लाइन यहाँ पे कट कर जाए या फिर यहाँ पे कट कर जाए। बस मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा लाइन यानी कि हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बने, बस, ठीक है? चलिए अब इसके बारे में भी हम लोगों को बहुत कुछ लिखना है, लिख लेते हैं। सबसे पहला इसका हम लोग बताएंगे यू, भी, एफ और आर। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। चलिए एक एक करके आप लोग बताएंगे। इमेज हमारा यहां पे बन रहा है, तो इमेज का पोजीशन क्या है, क्या बताएंगे? बताइए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप? इमेज हमारा सी और एफ के बीच में बन रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, बस बात खत्म। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, काम खत्म। इमेज जो हमारा ये बन रहा है, इसका साइज बताइए। देखिए, नहीं पॉइंट साइज नहीं, इन दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? इमेज सॉरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे तो ये छोटा ही बन रहा है, हालांकि छोटा आपका बनेगा थोड़ा सा, यदि हमसे बड़ा भी लग रहा होगा ना तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल छोटा बनेगा और ये आपका बड़ा रहेगा। तो इसके लिए वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे डिमिनिश्ड। इसमें आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि ये बहुत ही छोटा बनता है और इससे थोड़ा सा बड़ा हमारा वो बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? केवल वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिमिनिश्ड, ठीक है? इसके बदले में एक और वर्ड हम आपको दे देते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो साइज हो जाएगा इसका डिमिनिश्ड, या फिर आप इसमें लिख सकते हो स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी आप लिख सकते हो। यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज हमारा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। आप ये भी लिख सकते हो, इसमें चलेगा हमारा, दोनों में से कोई आप लिख दो। अब इसका नेचर कैसा होगा? नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब इस इमेज को जो यहाँ पे बन रहा है उस इमेज को आप स्क्रीन पे उतार पाओगे, प्लस ये कैसा बन रहा है देखने में लग रहा है, कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड, बिल्कुल उल्टा बन रहा है। तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए 2 केस हमारा कंप्लीट। अच्छा ये तो बचा ही रह गया, बताओ इसका यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। भी नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। एफ नेगेटिव। आर नेगेटिव, क्योंकि सबका सब हमारा पोल के इधर है, यानी कि ओरिजिन के इधर है, तो सब नेगेटिव होगा। चलिए ये 2 केस हमारा हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब केस नंबर हमारा 3rd होगा। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हम आपको एक हिंट दे देना चाहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ था? इन्फिनिटी पे। उसको उठा के हम लोगों ने कहाँ रख दिया? सी के पहले। अब कहाँ रखेंगे? सी के ऊपर। फिर कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में रखेंगे। फिर कहाँ रखेंगे? एफ पे रखेंगे। फिर कहाँ रखेंगे? एफ और
P के बीच में रखेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के धीरे धीरे किसके पास लेकर आ रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास लेकर आ रहे हैं, यानी कि मिरर के पास लेकर आ रहे हैं। और इसमें आप गौर ये करेंगे, लास्ट में आपको पता चलेगा जब छवों का छव केस हम लोग बना लेंगे तो आपको मालूम ही चलेगा कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठाकर मिरर के पास ला रहे थे वैसे ही उसका इमेज मिरर से दूर जा रहा था। देखो पहला वाला केस में आप गौर करो, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज हमारा कहाँ बना, एफ पे बना। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सी के पहले रख दिया तो इमेज हमारा कहाँ बन गया, इन दोनों के बीच में बना। यानी कि पहला बार में इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, दूसरे बार में इमेज हमारा इन दोनों के बीच में बना, उसके बाद फिर यहाँ पे बनेगा, फिर इसके पीछे इस तरीके से। यानी कि तरीका यहाँ पे क्या याद रखना है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे मिरर के वैसे वैसे इसका इमेज मिरर से दूर भागता हुआ चलेगा, ठीक है। ये लास्ट में आपको कंक्लूजन बताया जाएगा, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है, इसको मिटाया जाए। अब केस नंबर इसका थर्ड लिखिए आप लोग, केस नंबर थर्ड लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कैपिटल C। केस नंबर थर्ड, व्हेन दे, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उठा के हमने सी के पहले रख दिया, अब कहाँ आएगा, सी पे आएगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सी पे रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप मिरर बनाइए, मिरर तैयार, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया। देख लो ये चीज बार बार आपको दर्शाना पड़ता है तभी आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, पोल कहेंगे। इसको आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको मान लो आप प्रिंसिपल फोकस। लेकिन हमेशा दूरी इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि स्केल के अकॉर्डिंग आप इसको नाप के बनाएंगे। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने जा रहे हैं, सी पे रखने जा रहे हैं, बिल्कुल सी पे रखने जा रहे हैं। और इस वाले डायग्राम में जो हम बनाएंगे यदि हमसे थोड़ा सा गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है और उतना बड़ा कंपास भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही बनता है कि नहीं। सबसे पहला रे हम लोग इसको लेकर कहाँ जाएंगे, इसका एक इससे टकराएंगे और कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे, जैसा आपने वहां पे किया था। एक ही तरीका हम बताएंगे आपको, उसी तरीके से सारा बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जो रे है हम लोग इसको लेकर चलते हैं आगे। इसको टकराना है किससे, अब यानी कि इसका पास करना है, इसको फोकस से पास करना है, ठीक है। और थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप लोग बिल्कुल सही बनाइएगा, स्केल से, बेसिकली इसको स्केल से करना पड़ता है। आगे बढ़िए, फिर दूसरा लाइन हमारा कहाँ से पास होगा डायरेक्टली, दूसरा वाला कहाँ से, डायरेक्ट फोकस से, डायरेक्ट फोकस से। तो डायरेक्ट फोकस से पास करो दूसरा लाइन, हो गया। अब इसको यानी कि ये जो आपने दूसरा वाला खींचा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लगभग सही है। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। अब यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों लाइन टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो इस वाले केस में थोड़ा सा यूनिकनेस कुछ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे हमारा इमेज भी बन रहा है ना। अब आप उसको जरा देख के बताओ, ऑब्जेक्ट हमारा सी के पहले था तो इमेज बन रहा था इन दोनों के बीच में। अब आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओगे वैसे वैसे इमेज आपका दूर भागेगा। लेकिन इस छवो केस में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इस छवो केस में मात्र केस नंबर थर्ड ही हमारा एक ऐसा केस है जिसमें जहां पे ऑब्जेक्ट रहता है वहीं पे इमेज बनता है, ये वाला केस, ये इसीलिए ये केस यूनिक है
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो केस नंबर 3 हमारा थोड़ा सा यूनिक रहता है और यहीं पे हमारा इमेज बन गया। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग बताएंगे। इसमें यू बताइए, भी बताइए, एफ बताइए और आर बताइए, जल्दी जल्दी। यू हमारा क्या होगा? यू यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा किधर है? नेगेटिव की तरफ रखा हुआ है, पॉजिटिव की तरफ? नेगेटिव की तरफ, यानी कि ये हमारा नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा, ये भी हमारा नेगेटिव होगा और ये भी हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। अब इसका पोजीशन बताइए, पोजीशन ऑफ द इमेज, उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और उसके बाद फिर नेचर ऑफ द इमेज। चलिए बताइए जरा ध्यान से इसका। पहले बताइए पोजीशन कहाँ है इमेज का? एट सी, एट सी यानी कि सी पे ही हमारा ऑब्जेक्ट है और सी पे ही हमारा इमेज बन रहा है। और इमेज का साइज बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा बड़ा लग रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साइज का इमेज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितना होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेम साइज, सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का भी होगा। आप स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल आपका सटीक बनेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मेरा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा बेरा लग रहा होगा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल अच्छा बनेगा। लेकिन तरीका आप यही फॉलो करना तो और अच्छा लगेगा। आगे बढ़िए फिर। नेचर ऑफ द इमेज बताओ क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो लाइन हमारा इसमें एक्चुअली में टकरा रहा है, तो रियल होगा हमारा, और इन्वर्टेड ही उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन गया। चौथा केस कंप्लीट, सॉरी तीसरा केस कंप्लीट, चौथा बनाते हैं अब। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर बताइए कि इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए? सी और क्या सही है? सीखा, सी और एफ के बीच में इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। क्या सही है पोजीशन उसका? जल्दी बताओ ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने किस पे रखा? सी पे रखा। अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, उसके बाद फिर एफ पे रख देंगे, उसके बाद फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, तब हमारा टोटल 6 केस बन जाएगा इसमें। चलिए केस नंबर आप 4 लिखो। when the object is placed between C and F, यानी कि C और F के बीच में अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं। अच्छा, बिटवीन का मतलब क्या हुआ? C और F के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। चलिए तो अब ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया इसका पॉलिश्ड सरफेस, इस वाले पॉइंट का नाम पोल, इसका मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, और ये मान लो प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रहेगा इस बार? सी और एफ के बीच में। बिटवीन हमने वर्ड इस्तेमाल किया है, सेंटर इस्तेमाल नहीं किया हमने वर्ड। बिटवीन, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दो, यानी कि आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच भी रख सकते हो, चलेगा हमारा। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आप कहीं भी रख सकते हो, इन दोनों के बीच में कहीं भी चलेगा। अब सबसे पहला रे इसका हम लोगों को लेकर जाना है और किसके थ्रू पास करवाना है? फोकस के थ्रू पास करवाना है। चलिए फोकस के थ्रू पास करवाइए। पहला वाला काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा रे कहां से पास होगा? डायरेक्टली फोकस से। तरीका एक है कि नहीं? बिल्कुल तरीका एक हम बता रहे हैं, डायरेक्टली फोकस से पास करेंगे इसका दूसरा रे। हो गया, चलिए आगे बढ़िए फिर। अब ये हमारा बिल्कुल आप सीधा लेकर आ जाओ, हो गया। कहां पे दोनों आके टकराया? इस वाले पॉइंट पे टकराया, यहीं पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब हमारा इमेज तो बन गया। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको लिखना पड़ेगा इसमें।
यू वी एफ आर, बताइए इसका क्या होना चाहिए सभी का वैल्यू? नेगेटिव। यू नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव की तरफ ऑब्जेक्ट हमने रखा है। भी क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा। एफ ये भी नेगेटिव, और आर ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। चलिए आप लोग थोड़ा सा एक एक करके बताएंगे हमको इसमें कि आखिर इसका क्या क्या होगा। पोजीशन बताइए सबसे पहले, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब क्या कि इमेज जो है हमारा वो सी के पहले बन रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। इमेज का साइज बताइए, कोई भी देख के बता देगा। लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज हमारा थोड़ा सा छोटा है, इमेज का साइज थोड़ा सा हमारा बड़ा है, तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन लार्ज्ड। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? इन लार्ज्ड। इन लार्ज्ड, या फिर आप एक वर्ड मेरे तरफ से ले लो, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। आप दोनों में कोई भी लिखोगे चलेगा। लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट हो गया। और नेचर तो हमारा कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। अच्छा, बार बार नेचर रियल और इन्वर्टेड ही क्यों आ रहा है? अच्छा चलो, इन्वर्टेड तो देख के मालूम चल रहा उल्टा है, लेकिन रियल ही क्यों आ रहा है? याद रखिएगा, जब दो एक्चुअल लाइन हमारा, यानी कि जब दो एक्चुअल रे आपस में टकरा जाए तो इमेज हमारा कैसा बनेगा? रियल बनेगा। तो बताइए, ये दो हमारा जो दो रे आपस में टकरा रहा है, ये तो बिल्कुल एक्चुअल रे है, हमारा हकीकत वाला है, इसीलिए हमारा इमेज हमारा रियल बनेगा। तो जब भी दो रियल लाइन हमारा आपस में टकराएगा तो इमेज हमारा बनेगा रियल, और जब भी दो इमेजनरी लाइन टकराएगा तो इमेज हमारा बनेगा वर्चुअल। आगे मिलेगा वो चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेचर हो जाएगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। क्या केस नंबर, अच्छा ये केस नंबर 4 था ना, केस नंबर 4, कोई दिक्कत इसमें? केस नंबर 4 में समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5 देखा जाए। चलिए अब बताइए हमको ध्यान से, केस नंबर 5 में हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस। फोकस पे होगा, क्योंकि यदि इस बार हमारा इन दोनों के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है इस बार फोकस पे होगा। चलिए देखते हैं केस नंबर 5। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। Case number 5. When the object is placed at F, यानी कि इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को बिल्कुल F के ऊपर रखने जा रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले आप इसका मिरर बनाओ। बन गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद ये इसका इधर पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये इसका पोल, और मान लो कि ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? इस बार फोकस पर रहेगा। चलो मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला रे हमारा कहां जाएगा? टकराएगा, मिरर से टकराएगा, और किसके थ्रू पास होगा? फोकस के थ्रू पास होगा। तो आप इसको फोकस के थ्रू पास करो, हो गया। और दूसरा वाला रे हम लोग कहां से पास कर देते? डायरेक्टली फोकस से। लेकिन क्या आप डायरेक्टली फोकस से पास हो पाएगा इस बार? इस बार नहीं हो पाएगा। तो इस बार हमको पास करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसमें हमारा कुछ इस प्रकार का इमेज बनता है, देखेंगे आप जरा ध्यान से।
इस तरीके का। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या इसी प्रकार का डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर 5 में है। हालांकि यदि ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा ये हमारा पैरेलल है, लेकिन आप इसको मान के चलिए कि ये बिल्कुल हमारा क्या है, सटीक है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो लाइन है हमारा बेसिकली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मतलब जो लाइन पास हो रहा है वो मतलब फोकस ऑब्जेक्ट से एकदम सटा हुआ है, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल। देखिए पहला वाला रे हमारा इमेज से कहाँ गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ गया और फोकस के थ्रू हमारा लौट गया। ठीक है, दूसरा वाला लाइट रे इसमें हमारा डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, लेकिन इस इमेज के टॉप से टच करना चाहिए। ठीक है, और यदि ऐसा वो जाता है तो ये वाला लाइन हमारा इस लाइन के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये हमारा इमेज बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों का दोनों लाइन तो आपस में टकराया ही नहीं, आपस में मिला ही नहीं, तो क्या सर इमेज नहीं बनेगा? इमेज बनेगा, लेकिन इस बार का केस थोड़ा सा अलग है। इमेज हमारा इस बार इन्फिनिटी में बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम तो हमारा यही रहेगा बेसिकली। अब इसमें आप U बताइए, V बताइए, F और R, उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, और फिर नेचर ऑफ द इमेज। चलिए एक एक करके बताएंगे आप लोग। U क्या होगा इसका, नेगेटिव। V क्या होगा, वो भी इधर ही बन रहा है हमारा। F ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब पोजीशन क्या होगा इमेज का, जरा देखिएगा ध्यान से। एक लाइन रे हमारा ये है और एक लाइट रे हमारा ये है, दोनों तो आपस में कहीं भी टकराएगा नहीं क्योंकि दोनों पैरेलल है। आप पेंसिल से बनाओगे ना, बिल्कुल आपका पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो क्या जब इमेज यानी कि ये दोनों लाइन जब हमारा मिल ही नहीं रहा है तो क्या इमेज नहीं बनेगा? इमेज बनेगा। इस वाले केस में हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी में बनता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज बनेगा लेकिन ये इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर में जाके बनेगा। इसका साइज बताइए क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगा इसका, हाईली इनलार्ज्ड। इस वाले में क्या था हमारा, इनलार्ज्ड, तो ये वाला क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, यानी कि बहुत भयंकर, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। या फिर इसके बदले में आप लिख सकते हो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, को भी लिख सकते हो आप। नेचर, इसमें भी हमारा नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर से आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर अभी आपने बताया था कि जब दो एक्चुअल लाइन आपस में मिलेगा तभी हमारा रियल इमेज बनेगा, लेकिन सर यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है, तो रियल कैसे बनेगा, फिर वर्चुअल बनेगा? नहीं, इसमें भी हमारा रियल ही बनेगा। और फिफ्थ केस जो है ना, इसीलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है। ठीक है, इसमें भी हमारा रियल ही बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें कोई इमेजिनरी लाइन है? और जब इमेजिनरी लाइन है ही नहीं और इमेज हमारा बन रहा है इन्फिनिटी पे, इसमें कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमारा कब बनता है, जब दो इमेजिनरी लाइन आपस में टकराते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई वो वाला नहीं है, इमेजिनरी है कोई इसमें नहीं है, तो इसमें हमारा बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया पांचवा केस कंप्लीट। छठवां केस हमारा एक लास्ट बच रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी फटाक से। केस नंबर 6। चलिए अब जरा केस नंबर 5 को देखकर हमको बताइए इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। बिल्कुल सही। अच्छा इसके लिए एक वर्ड और आप क्या इस्तेमाल कर सकते थे, खाली इनलार्ज के बदले में लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट लिख सकते थे, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो लार्जर देन दी, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। बस हो गया। चलिए केस नंबर 6 लिखिए। केस नंबर 5 हो गया, केस नंबर 6। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, इन दोनों के बीच में अब हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है। चलो व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed between
एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में इस बार हमारा ऑब्जेक्ट रखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए रखते हैं, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा इसका मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो गया इसका पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया पोल, इसको आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको मान लो प्रिंसिपल फोकस। चलिए हो गया। कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? एफ और पी के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहला तो हमारा इसका जो लाइट रे है वो एक तो बिल्कुल इससे पहले टकराएगा और दूसरा किससे पास होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो आप इसको पीछे लेकर आ जाओ, लेकर आ गए। अब केस नंबर 6 जो है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो आप ये वाला लाइन लेकर आए हो फोकस से पास होकर, इसका एक इमेजिनरी लाइन आपको इधर भी बनाना है। क्यों बनाना है यह भी आपको मालूम चलेगा। इमेजिनरी लाइन है कि उधर भी बनाना है आपको, ठीक है। और दूसरा लाइन हम लोग कहाँ से पास करते थे? डायरेक्टली फोकस से करते थे, डायरेक्टली फोकस से करते थे। तो अब हमको यहाँ पे एक करना पड़ेगा। कहाँ से जरा बताइए? इसमें हाँ, इसमें आपने किया था डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसमें कहाँ पे करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारा जो है लाइट रे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो ये वाला है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। यहां पे गया। अब इसके बाहर हम लोगों को कैसा बनाना पड़ेगा? इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा। और दोनों का दोनों कहां पे टकराया? यहां पे टकराया। और अब यहां पे आप देख के ही बता देंगे कि क्या दो हकीकत वाला लाइन टकरा रहा है क्या उधर पीछे में? बताइए जल्दी। देखो इधर से इधर तक हमारा बिल्कुल दो हकीकत यानी कि रियल लाइन है हमारा। उधर हमारा दोनों इमेजिनरी लाइन आपस में टकरा रहा है। इधर तो कहीं नहीं टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है। तो अब जरा आप बताओ देख के कि इमेज का जो नेचर है हमारा वो रियल और इन्वर्टेड होगा या कैसा होगा? पहला बताओ, रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी लाइन आपस में टकरा रहे हैं, पहली बात। चलिए तो यहाँ पे हमारा इस बार इमेज बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात ये है कि इमेज ये है ना बिल्कुल हमारा सीधा बनेगा इस बार, बिल्कुल इरेक्ट। तो नेचर तो इसे मालूम चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। बस अब आपका इमेज बन के तैयार है। यू बताओ, भी बताओ, एफ और आर। उसके बाद फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। चलिए एक एक करके बताइए तो जरा। इसमें यू क्या होगा? इसमें यू क्या होगा? यू नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्जेक्ट तो हमारा यहीं पे है ना, तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नेगेटिव होगा। भी क्या होगा इस बार बताओ जरा सोच के? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि इमेज हमारा इस और पी के उधर बन रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड बन रहा है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा केवल इसमें पॉजिटिव, और बाकी सब तो इसमें हमारा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। होगा? आगे बढ़िए फिर। पोजीशन बताइए इमेज का, क्या लिखेंगे? पोजीशन इसका क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर की ओर है। और पीछे हमारा कुछ है क्या? नहीं, यानी कि पीछे हमारा इमेज बन रहा है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर। इसका पोजीशन हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। साइज कैसा होगा? इसके लिए आप कह सकते हो कि सर साइज तो कोई भी देख के बता देगा कि इमेज से ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करोगे इनलार्ज्ड या फिर
लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, इनलार्ज्ड या फिर लार्जर, हाँ लार्जर देन दे ऑब्जेक्ट। अब दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर दो आपका सही रहेगा। और नेचर बताइए कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इमेजिनरी लाइन आपस में मिल रहे हैं, इमेजिनरी वाले, और इरेक्ट तो देख के मालूम चल रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस बात खत्म। चलिए आपने 6 के 6 केस को पढ़ लिया अभी तुरंत आपने। अब इन 6 के 6 केस में आपने कंक्लूजन क्या निकाला, है ना? पढ़ लेना बड़ा बात नहीं होता है, कंक्लूजन निकालना बड़ा बात होता है, हालांकि वो भी है लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इसमें आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। वो ये, आपने 6 केस अभी पढ़ा और 6 के 6 केस में आपने गौर किया होगा कि ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों का तीनों नेगेटिव था 6 केस में। यू, एफ और आर नेगेटिव था, ठीक है 6 केस में। लेकिन केवल इसमें थोड़ा सा हमारा गड़बड़ आ गया, इसमें केवल भी जो है ना वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो पोल के उधर बन रहा है हमारा इमेज। तो याद रखना बड़ा आसान है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के केस में हमारा सब चीज नेगेटिव रहा, बस 6वें वाले केस में हमारा भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो याद रखना आसान है या हार्ड है? बिल्कुल आसान है। पहला बात आपने ये देख लिया। दूसरा बात यदि आप गौर किए होंगे तो ये होगा दूसरा बात कि 1 से लेकर 5 तक के केस में इमेज का जो नेचर रहा वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड रहा, लेकिन 6वें वाले केस में केवल हमारा वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। तो ये वाली बात भी याद रखना बड़ा आसान है। चलिए तीसरा बात ये कि जैसे जैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते गए वैसे वैसे उसका इमेज क्या होता गया? उससे मिरर से दूर भागता चला गया। याद कीजिए, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन रहा था हमारा फोकस पे। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सी के पहले रख दिया, इमेज कहाँ पे बन गया था? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाया, रख दिया हमने सी पे, और जहां पे हमने सी पे रखा वहीं पे हमारा इमेज बन गया। यानी कि तीसरा वाला केस सबसे यूनिक था, जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, और दोनों का साइज भी क्या था? सेम था। उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेकर आ गए हम लोग। अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज कहां पे बना था हमारा? चौथा वाला केस सी के बाहर, यानी कि सी के पहले बन गया, बियॉन्ड सी। चौथा वाला केस बता रहे थे। 5वें वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिल्कुल एफ पे, 5वें वाले केस में, तो इमेज हमारा कहां पे बना? इन्फिनिटी पे बन गया। आप ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेकर आ गए 6वें वाले केस में, एफ और पी के बीच में, तो इस वाले केस में केवल और केवल हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बन गया। बस, यानी कि इसमें आपको याद ये रखना है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे थे वैसे वैसे आपका इमेज भी मिरर से दूर भाग रहा था। कोई दिक्कत इसमें? इसमें ना सवाल तो हालांकि न्यूमेरिकल्स दुनिया भर का है, लेकिन एक जनरल सा सवाल आप लोगों से हम पूछते हैं, ठीक है, जो कि अभी तुरंत आप लोगों ने बताया भी। कॉनकेव मिरर के कौन से केस में ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होता है? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ठीक है। ये कॉमन सा सवाल मेरे माइंड में आ रहा था, इसलिए हम इसको जानबूझ के पूछे। अब कोई दिक्कत इसमें? तो पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हम लोगों को आज देखने को मिला, और आज जो हम लोग पढ़े हैं अगले वाले क्लास में आप जब आएंगे, यानी कि कल जब आप आएंगे तो इस पूरे के पूरे क्लास को आप रिवाइज करके आएंगे, तभी आप आगे की चीज़ों को पढ़ पाएंगे। और आगे वाले क्लास में, यानी कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। कल का क्लास, कल हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, पहला कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, उसके बाद फिर लेंस फार्मूला, उसके बाद फिर साइन कन्वेंशन, यानी कि 5 चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे। तो लगभग हम लोगों का क्लास जो है वो लगभग 1.5 घंटे के आसपास चलेगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाले आप लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि इन सारे केस को बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जाए, डायग्राम के थ्रू और बिल्कुल पेंसिल के थ्रू, पेंसिल, कॉम्पास, इरेजर, शार्पनर के थ्रू, तो सब बनेगा हमारा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड